हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो सबसे पहले कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोब का मतलब पृथ्वी, वार्मिंग का मतलब गर्म होना। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि पृथ्वी का गर्म होना या पृथ्वी के जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। तो जब पृथ्वी के औसत तापमान, पृथ्वी का एक औसत तापमान है, टेम्परेचर है, जैसे कि मनुष्य का टेम्परेचर होता है वैसे ही पृथ्वी का भी क्या एक तापमान है, औसत तापमान है। जब पृथ्वी के औसत तापमान कितना होता है, 14 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 14 डिग्री सेल्सियस होता है, में वृद्धि होती है। में क्या, वृद्धि का मतलब बढ़ता है या बढ़ोतरी होती है, तो इसे क्या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सामान्य अर्थों में कह सकते हैं कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि ही क्या ग्लोबल वार्मिंग है। तो अब ग्लोबल वार्मिंग तो पता चल गया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। सन 1824 में जोविक कैरियर ने प्रथम बार ग्रीन हाउस गैसों के बारे में क्या संकल्पना दी थी या बताया था कि ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनसे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है। तो हरित ग्रह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक प्रकृति के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जिनके द्वारा क्या होता है, परावर्तित विकिरण का कुछ भाग अवशोषण करके भूमंडल के तापमान में वृद्धि, भूमंडल के तापमान में वृद्धि होती है, जिसे ही क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। ये है कि इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और इसमें कैसे, मतलब पृथ्वी कैसे हो रही है गर्म, कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब हम सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं कि क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर गैसों का वायुमंडल है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैसों का एक आवरण है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, गैसों का एक आवरण है। तो जब सूर्य, जैसे ये सूर्य है, जब सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं और बाद में वो परावर्तित होकर जब वापस जाती हैं, तो क्या होता है, उनका आंशिक भाग, मतलब उनका कुछ भाग क्या होता है, यहाँ पर गैसें होती हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प से क्या अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो क्या करती हैं, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इसे ही क्या हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो इसे ही हम, तापमान जब बढ़ जाता है तो इसे ही हम क्या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, किन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसें। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले कभी कभी यही पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए। तो ग्रीन हाउस कौन सी होती है, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CH4 होती है, मेथेन होती है, CFC होती है, और ओजोन होती है, और N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। ये क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जो क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को
की क्रिया को क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देती हैं, क्या पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। तो ये होती हैं वो ग्रीन हाउस गैसें। और कैसे फैल रहा है और कैसे इसके क्या कारण है, कैसे ग्रीन हाउस हो रहा, कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो वनों की कटाई, वृक्षों की क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो क्या, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में होती है उसका क्या अवशोषण करते हैं। तो उससे क्या होता है कि CO2 कुछ जो है पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो जब वनों की कटाई हो जाएगी, जब वन ही नहीं रहेंगे तो CO2 का अवशोषण कैसे होगा। तो इसके लिए इसका एक कारण ये भी है वनों की कटाई। दूसरा है उद्योग धंधे। सबसे ज्यादा हम जानते हैं ये जितनी भी गैसें हैं ये क्या उद्योग धंधों से निकलती हैं, जैसे कि कागज उद्योग है और कागज कपड़ा उद्योग है, इन सब से क्या होता है, और सारी जैसे फैक्ट्रियां कारखानों से जो धुआं निकलता है, कोयला निकलता है, धूल कण निकलती हैं, उनसे क्या होती है ये गैसें निकलती हैं। तो जिनसे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है। और दूसरा होता है स्वचालित वाहनों से। स्वचालित वाहन मतलब जैसे कि आजकल के समय में बहुत ही वाहनों का प्रयोग हो रहा है, उससे क्या होता है उसका धुआं निकलता है, उससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कुछ कारण हैं। अब हम देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसका प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है, एक तो पृथ्वी पर इसका प्रभाव पड़ता है, दूसरा मानव पर पड़ता है। तो इसका औसत तापमान में वृद्धि, यही तो हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्या औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है, वो तो कारण होगा ही जिसे हम मेन पढ़ रहे हैं। तो औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जलवायु परिवर्तन हो जाता है, मतलब जलवायु परिवर्तित हो जाता है, मौसम जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे कि अगर अत्यधिक गर्मी पड़ेगी तो जैसे कि जाड़े में जैसे कि जो फसलें होती हैं उन पर क्या गर्मी अत्यधिक गर्म हो गई तो वो जैसे गेहूं है जो ठंडे क्षेत्रों में, जैसे कि ठंडी के क्षेत्रों में अधिक होता है, जब ठंडी पड़ती है तो गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, तो ऐसी फसलें क्या होंगी, नहीं होंगी। और क्या होता है, जैसे कि जब जाड़ा होता था तब क्या होने लगेगी, गर्मी होने लगेगी, और जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, और जहाँ उपजाऊ मिट्टी है वहाँ पर क्या हो जाएगी, बंजर भूमि हो जाएगी। तो क्या जलवायु परिवर्तन होता है। दूसरा क्या है, ग्लेशियर पिघलना। जब अत्यधिक गर्मी पड़ेगी तो बर्फ क्या ऊष्मा से ही तो पिघलती है, तो बर्फ भी क्या होगी, पिघलने लगेगी, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, जो पृथ्वी का भाग है वो क्या होगा, जलमग्न होगा। क्या अत्यधिक ग्लेशियर पिघलने से जो द्वीप होते हैं वो क्या डूबने लगेंगे। और अगला है जैव विविधता। जैव विविधता, बहुत से जीव होते हैं जो अत्यधिक गर्मी को क्या सहन नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगी, जैव विविधता में भी कमी होगी, जीव भी नष्ट होने लगेंगे। फिर देखते हैं मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मानव पर क्या रोग, मनुष्य को त्वचा से संबंधित बहुत रोग हो जाएंगे। मानव को त्वचा, जैसे कि अत्यधिक गर्मी से मनुष्य के त्वचा वाले संबंधित अत्यधिक रोग हो जाएंगे। और क्या, भूखमरी तो होगी ही, जैसे कि जब कृषि में फसल ही उत्पन्न नहीं होगी तो क्या भूखमरी आएगी। फिर क्या आता, आवास, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, तो जिससे क्या आवास भी नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या है, कृषि पर प्रभाव। कृषि पर जब मौसम जलवायु ही चेंज हो जाएगी तो क्या है, कृषि से भी फसल कोई उत्पन्न नहीं होगी, और इससे भी क्या जलवायु कृषि भी कोई भी मतलब फसल नहीं होगी। ये भी क्या, जलवायु परिवर्तन से कृषि में कोई भी फसल उत्पन्न नहीं होती। तो ये भी क्या एक मानव पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा क्या, बाढ़ और सूखा। बाढ़ और सूखा, जहाँ पर
जैसे कि जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो बाढ़ तो आएगी ही आएगी, और जहाँ पर क्या होता है सूखा पड़ेगा, जहाँ पर पानी होता था वहाँ पर सूखा, जैसे कि जब अत्यधिक टेम्परेचर होगा, अत्यधिक तापमान होगा, तो जो पानी है वो क्या होगा, भाप के रूप में ऊपर जाएगा, अत्यधिक जाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे सूखा पड़ने लगेगा। और इससे एक भी और भी इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे कि अत्यधिक जब ऊपर पानी जाएगा तो इससे गंभीर वर्षा भी हो सकती है। तो ये क्या था, ये इफेक्ट थे जो मानव के ऊपर पड़ते हैं, इनके प्रभाव। अब हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के उपाय क्या हैं, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को बचाया जा सकता है, तो अब हम वो देखेंगे। तो इसको बचाने के उपाय क्या हैं, तो सबसे पहले हम उपाय देखेंगे। उपाय दो स्तर पर होते हैं, एक तो वैश्विक स्तर पर होते हैं और एक देशों के स्तर पर होते हैं, मतलब कि जैसे भारत के स्तर पर। वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, वैश्विक स्तर पर विश्व के स्तर पर या वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, तो वैश्विक स्तर पर हम देखेंगे वैश्विक स्तर पर क्या, तो इसके लिए सबसे पहले क्या 1972 में पर्यावरण संरक्षण से एक सम्मेलन स्थापित किया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टॉकहोम। सन 1972 ये कब हुआ था, तो सन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था स्वीडन में। ये क्या है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सम्मेलन था। और दूसरा कौन सा हुआ था, तो दूसरा सन 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था। ये वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास हैं, सम्मेलन। ये कहां पर, तो ये ब्राजील में किया गया था, ब्राजील में। तीसरा है जो किया गया था 1997 में, ये क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन था। काल सम्मेलन था। ये क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन था। इसमें क्या था, इसमें क्या बताया गया था, कार्बन की मात्रा, कि इसमें कार्बन को उत्सर्जित करने की मात्रा को बताया गया था। मतलब इसमें कि कौन सा देश कितना उत्सर्जित करता है, और इसमें क्या बताया था, कार्बन क्रेडिट के बारे में बताया गया था। जैसे कि अगर कोई देश है जो क्या करता है, बहुत ही कम कार्बन का उत्पादन करता है, तो वो क्या कर सकता है, अपने जो उसको एक मात्रा दी गई है, उस अगर नहीं कर पा रहा हो तो वो दूसरे को बेच सकता है पैसों पर। तो इसमें वही बताया गया था क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन में। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, एक हुआ था 2015 में, क्या था 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। क्या हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था। 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। COP21 के अनुसार,
COP21। इसमें क्या बताया था? कार्बन उत्सर्जन के नियमों को बताया गया था कि कार्बन उत्सर्जित, मतलब इसमें क्या बताया था? कार्बन उत्सर्जन के बारे में बताया गया था इसमें पेरिस समझौते में। और COP24 इसमें भी इसके पेरिस समझौते के नियमों को लागू किया गया था। तो और भारत के हिसाब से अगर देखें, भारत के हिसाब से तो इसके लिए भारत ने भी क्या बहुत सारे उपाय किए हैं जिनसे कि क्या ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। जैसे कि क्या है? वृक्षारोपण, अत्यधिक वृक्षारोपण के नियमों को लागू करना, और जो है जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना, पेड़ों को अत्यधिक लगाना, और क्या है जो है, और इसके बहुत सारे किए गए हैं जैसे कि नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, और इससे बहुत सारी चीजें जो है भारत ने की हैं। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जब कार्बन CO2 से ही सबसे ज्यादा क्या होता है? CO2 से ही क्या होता है? सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्बन उत्सर्जन में किस देश का कितना स्थान है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले कार्बन उत्सर्जन में सबसे पहला स्थान किसका है? तो कार्बन उत्सर्जन में सबसे पहला स्थान है चीन का। ये क्या करता है? 30% कार्बन को उत्सर्जित करता है। उसके बाद आता है USA। ये कितना करता है? तो ये 15% करता है। जनसंख्या के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो चीन है वो 30% करता है, और अमेरिका जो है वो क्या 15% करता है। जबकि अमेरिका की जनसंख्या कितनी है और चाइना की जनसंख्या, चीन की जो है जनसंख्या कितनी है, तो उसके प्रति व्यक्ति के हिसाब से क्या है? अमेरिका जो है पहले नंबर पर है, लेकिन संख्या के हिसाब से क्या है? चीन सबसे पहले नंबर पर है। और फिर उसके बाद आता है हमारा भारत। भारत हमारा जो है, उसके बाद हम देख लेते हैं यूरोपीय संघ। ये कितना करता है? तो ये 9% कार्बन का उत्सर्जन करता है। और फिर हम देख लेते हैं अपना चौथे नंबर पर क्या है? भारत। भारत हमारा 7% कार्बन का उत्सर्जन करता है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कार्बन उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान है, अमेरिका का कौन सा, या चीन का कौन सा स्थान है, या भारत किस स्थान पर है। तो इन सब की जानकारी के बारे में बस इतना सा